बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के केसेस में इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स पहले हमने जब देखे थे, ये इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही थी, तो हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक इंट्यूशन है उसके अंदर वो ये है कि knowing the value of one of the variables, अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो और तो it does not provide any additional information about what the value of the other variable might be। यानी कि एक वेरिएबल, ऐसे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x and y। अगर हमें x की वैल्यू पता है, ये नोन है, तो ये जो इस नॉलेज का, इस चीज़ का पता होने का कि x क्या है, x की वैल्यू क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कि y की वैल्यूज़ के बारे में हम कोई और गेस, यानी कि हमारा गेस बेहतर नहीं हो सकता। यानी कि x की वैल्यू पता होने ना होने का कोई असर y की वैल्यू के ऊपर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ हो सकती है कि आपको एक बात पता हो, एक नॉलेज हो, एक इंफॉर्मेशन मौजूद हो आपके पास, उसकी बेसिस के ऊपर आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में कुछ अपना एजुकेटेड गेस लगा सकते हो या बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये है कि ईद का एक वो है हमारे पास, एक रैंडम वेरिएबल है ईद का, या चलें लेट्स से रैंडम वेरिएबल है कि आपका किस किस्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ एनी डे ऑफ द ईयर। और दूसरी तरफ है कि लेट्स से कि गाड़ियों के किराए क्या हैं, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स जो है इट्स एनी डे और डे या डेट कर दें आप, डेट ऑफ अ ईयर, और वाई जो है आपके पास लेट्स से इट्स दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है फेयर्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर आपको ये पता चल जाए कि जो डे है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो लेट्स से ईद का डे है, ठीक है, या जस्ट बिफोर ईद जो है कोई डे है, लेट्स से इट्स अ वीक बिफोर और 2 days बिफोर ईद है, बिफोर ईद। तो ना इस रैंडम वेरिएबल के इस चीज़ के बारे में पता होने से वाई के बारे में अब आपका नॉलेज जो है ना वो बेहतर हो जाता है। यानी कि नोइंग दिस वेरिएबल प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। अगर हमें एक्स पता हो कि हमें वाई जो है वो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना उसके बारे में हो सकती है। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंस हैं यहाँ पे। सो इंडिपेंडेंट वो होंगे जिसमें हमें अगर x की कोई वैल्यू पता हो तो उससे हमें y के बारे में कुछ भी लेट्स से हम जो है वो अखज़ नहीं कर सकते। लेट्स से हम ये कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इस बारे में कि लेट्स से x इज़ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स in a day, road accidents, let's say हम कहते हैं road accidents in a day in let's say in a big city, ठीक है, और y जो है वो है number of childbirths। so in fact अगर हमें number of road accidents in a big city पता हो तो हमें इससे number of childbirths के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। so ये दोनों बिल्कुल independent random variables हैं, because knowing one does not provide any additional information about the value of the other variable। right, so यहाँ पे हम लोग x और y को हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होगा कि अगर हमारे पास जैसे ये हमने डिस्कस कर लिया कि एक की वैल्यू पता होने से दूसरा। अब इसी इंट्यूशन को सामने रखते हुए अब हम ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है ना हम बात करते हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ जो है ना कैसे फिट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एक्सरसाइज में देखा था, ये एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेसिकली
हमारे पास थी अबाउट डिडक्टिबल्स, पिछले उसमें से देखें, जो कि ये ऑटो इंश्योरेंस के मिनिमम डिडक्टिबल थे और ये होम इंश्योरेंस का मिनिमम डिडक्टिबल था. सो उसमें बेसिकली क्या था कि लेट्स से अगर हमें ये पता चल जाए कि ऑटो इंश्योरेंस की वैल्यू अगर लेट्स से 100 है, तो होम इंश्योरेंस की वैल्यू 5000 लेट्स से नहीं हो सकती. सो ये एक डिपेंडेंस आ जाती है कि knowing one, then that is the value of x to be 100, is for sure that 5000 cannot occur in home insurance. So there is a kind of a dependence here. So joint distribution में जो हम लोग इसकी डेफिनेशन देते हैं वो ये देते हैं कि अगर probability, joint probability of two random variables x and y given by p of xy, अगर इस joint probability distribution या joint probability mass जो है it's the same as the multiplication of individual marginal probabilities, तो फिर जो है आपके वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है. इसी तरह से आपने जब ये देखा था, जब आपने कहा था कि अगर हम दो वेरिएबल्स a और b है और ये a और b ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, if this is equal to probability of a times probability of b, तो तब जो है a इंटरसेक्शन b अगर probability of a times probability of b है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है. ये हमने इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल. सो जॉइंट के केस में यही चीज़ जो है वो इस तरह से है कि अगर उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो उनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर आपके पास दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं 0.35, 0.45 है, लेट्स से ये 0.45 है इसकी, और 500 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और 100 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.35 है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 100, 500 आपके पास है 0.3, जबकि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 जो है वो आपके पास है 0.35, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 आपके पास है 0.45. अब अगर आप 0.35 को 0.45 से मल्टीप्लाई करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 100, 500 is not equal to probability 100 times 500. ठीक है, ये चीज़ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 0.3 इज़ नॉट इक्वल टू 0.35 टाइम्स 0.45, सो दे आर नॉट इक्वल. ये आपको वैसे ही साफ अंदाज़ा हो रहा है, बिकॉज 0.35 को का हाफ जो है वो 0.17 समथिंग होगा, विच वुड डेफिनेटली, ये रफ एस्टिमेट करके मैं देख रहा हूँ, so it would be 0.17 something or 16 something, so which is not equal to 0.3. So these are dependent variables. They are not independent variables because इनकी जो joint probability mass is not equal to the multiplication of individual marginal probabilities. So that's why they are dependent. सो इंडिपेंडेंट ही कब होंगे, जब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है मार्जिनल का वो होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा. सो लास्ट इसमें जनरली जो इंडिपेंडेंस है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली एनफोर्स की जाती है. इट मीन्स कि आपको एग्जैक्टली इस तरह से आपको शायद कभी भी अगर किसी ने बाय डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है तो किया जा सकता है. हाउएवर उसमें होता ही है कि अगर आपने इन चीज़ों को इंडिपेंडेंट रखना है, तो व्हाट यू डू इज़ कि पहले आप यानी कि आप इन सब चीज़ों को
So you don't calculate these first. So पहले आप marginal probabilities determine करते हैं कि 500 की क्या है, 1000 की क्या है और 5000 की क्या है, और यहाँ से ये सारी, एंड देन आप ये जो इंडिविजुअल है ये आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके, सो 0.35 टाइम्स 0.45 यहाँ पे हैं, लेट्स से ये 0.12 है, लेट्स से, तो और ये है 0.45, तो ये हो जाएगा 0.35 टाइम्स 0.35 नहीं, it will be 0.12 टाइम्स 0.45, ये इस तरह हो जाएगा। सो आप इसको इंडिपेंडेंस को इस तरीके से इन्फोर्स कर देते हैं कि पहले आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें सारी, वाई की, एक्स की, और देन जो इनके मल्टीप्लिकेशन है, इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आप सारे इस पूरे टेबल को फिल कर लें। सो यू आर बेसिकली इन दिस वे एनफोर्सिंग दी इंडिपेंडेंस। So that's how, because otherwise शायद इस चीज़ को करना बाय डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल हो। दूसरी चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है वो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पहले भी देखी थी, और हमने बेस फार्मूला भी देखा था, probability of A given B। सो ये कहता है कि गिवन दैट कि बी जो हमारे पास है इवेंट दैट हैज़ अकर्ड, सो व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो बी की इंफॉर्मेशन होने की वजह से आपके पास क्या एडिशनल ऐसी चीज़ है जो कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बता देता है, और दिस वाज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए B intersection B divided by probability of B, और बेस फार्मूला में आप was probability of A, probability of B given A divided by probability of B, और इसकी जगह आप टोटल probability log लगा सकते हैं। However, अब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम्पल ये है कि लेट्स से एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो डिफाइन कर रहा है कि द नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स इन अ रैंडमली सिलेक्टेड न्यू ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो कोई भी नई ऑटोमोबाइल है जो आपने लेट्स से ख़रीदी है, सो इसके अंदर आपके पास मेजर डिफेक्ट्स जो हैं, मेजर डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स, वो दैट इज़ योर एक्स, और जो वाई है वो है नंबर ऑफ माइनर डिफेक्ट्स। ठीक है, माइनर डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके पास इसके वाई डिनोट कर रही है, रैंडम वेरिएबल वाई डिनोट कर रहा है। ओके, अगर the condition is कि if we learn that the selected car has one major defect, अगर हमें पता चल जाता है कि selected car में एक major defect है, what now is the probability that the car has at most 3 minor defects, कि at most की वजह से at least अगर होता तो greater than and equal to 3 होता है, at most है basically यहाँ पे at most, so it has to be at maximum 3, but anything less than 3 is also included. So we want to see कि क्या probability है कि at most यानी कि y जो है, जो कि number of minor defects हैं, वो 0, 1, 2 या 3 हैं, यानी at most 3 यानी including 0, 1, 2 and 3 हैं। Given that हमें ये बात पता चल गई है कि हमारे पास जो है जो उसमें जो मेजर डिफेक्ट है दैट इज़ ओनली वन, सो वी वांट दिस इज़ नोन नाउ, दिस इज़ गिवन। ठीक है, ये कंडीशनल है कि दिस इज़ नोन कि x इज़ 1, हमने सेट कर दिया। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि द माइनर डिफेक्ट्स वुड बी एट मोस्ट 3, अगर हमारे पास जो मेजर डिफेक्ट्स हैं इट्स ओनली 1। सो दीज आर द केसेस ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इधर हमारे केस में कैसे निकालते हैं कि लेट्स से हमारे पास अगर
x और y जो हैं दो continuous random variables हैं with joint PDF f of x y and marginal PDF fx of x. So then any value, x value, x, small x, random variable x having value small x for which the marginal probability is greater than 0, the conditional probability density function is given by. So हम लोग उसकी conditional probability जो है of y, random variable y given the x is given by कि हम उसकी joint probability को उसकी marginal probability of x से divide कर दें तो हमारे पास उसकी conditional probability जो है वो आ जाती है। यानी कि ये हमारे पास this was our function of PDF, हमारे पास जो joint probability का PDF था और ये हमारे पास उसी की marginal probability है, marginal PDF है। ठीक है, सो हम जो उसका जॉइंट PDF है उसको उसके मार्जिनल PDF से जो कंडीशनल है, जो कंडीशन है उसकी मार्जिन से हम उसको डिवाइड कर दें तो वी विल बी गेटिंग द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y गिवन रैंडम वेरिएबल x. सो सॉरी, सो अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इसमें हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट हैं, सो ये इसमें करने का तरीका यह है कि जो भी आपके पास जो PDF है, जो भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास पहले हमने एक दफ़ा फंक्शन देखा 6/5 x + y² इस तरह करके हमारे पास कोई फंक्शन था जो कि हमारे पास जॉइंट PDF था और उसको हम डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बाय मार्जिनल PDF, जो भी मार्जिनल PDF इस केस में बनती है वो हम नीचे लिख के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल PDF जो है हमारी बन जाएगी और फिर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बाकी काम किए थे कि अगर हमने उसकी प्रॉबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम उसके इंटरवल के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर दो वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो मार्जिनल PMF और PDF इन द डिनोमिनेटर विल कैंसिल द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर इन द न्यूमरेटर। अच्छा, अगर ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, बात यहाँ पे हो रही इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ऊपर जो है इंडिपेंडेंस का मतलब ये था जब हमने लास्ट उसमें देखा था इंडिपेंडेंस के केस में f of x y जो है वो इट विल बी इक्वल टू fx of x टाइम्स f एंड वेरिएबल y of y। ठीक है, सो ये मार्जिनल्स की मल्टीप्लिकेशन थी। सो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो चूंकि न्यूमरेटर जो है वो ये बन जाता है और डिनोमिनेटर में आपके पास लेट्स से ये मौजूद है तो ज़ाहिर बात है डिवाइड बाय f मार्जिनल ऑफ x अगर हो तो ये सिंपली कट के तो आपके पास f ऑफ y गिवन x, सो आपके पास वो ये चीज़ आ जाती है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपने देखा कि probability ऑफ A गिवन B was equal to probability of A intersection B divided by B, और हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट हैं A और B तो ये इक्वल है A टाइम्स B के, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास probability ऑफ A गिवन B इंडिपेंडेंस के केस में probability ऑफ A आ जाता है बिकॉज B कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। सो हमारे पास कंडीशनल तो ये है लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट के केस में इट वुड बी सिंपली y गिवन x वुड बी इक्वल टू fy ऑफ y। ठीक है, बिकॉज x की इंफॉर्मेशन होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। राइट, सो हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी, इसको क्लीन करने के लिए हम इसको स्क्रीन
इरेज कर देते हैं, सॉरी इंक। राइट, सो हमारे पास अभी एक एग्जांपल है कि लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई वही 6/5x प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास, जो कि हमारे पास था एग्जांपल था ड्राइव थ्रू और विंडो ऑपरेशन का कि प्रोपोर्शंस जितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वो बिज़ी थे। सो उसके अंदर हमारे पास अगर हमें इंफॉर्मेशन है कि x इज़ इक्वल टू 0.8 है, गिवन दैट x इज़ इक्वल टू 0.8, हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि x का यानी कि ड्राइव थ्रू का प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट इज़ यूज इज़ लेट्स से 80%। सो तो हम इसमें करेंगे क्या कि हम इसमें f ऑफ 0.8 y और f(x) ऑफ 0.8 जो है यानी मार्जिनल ऑफ 0.8 और 0.8 y जो है ना वो हम कैलकुलेट करके, सो लाइक इसमें सिंपली ये है कि 6/5 0.8 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स इजी। और जो हमारी इसमें मार्जिनल पीडीएफ थी, सो मार्जिनल पीडीएफ वाज थिंक जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा मार्जिनल पीडीएफ इसके निकाल लूँ नोट्स में से। So marginal PDF was 6/5 x plus 2/5, ये हमारे पास मार्जिनल पीडीएफ थी। सो इसमें x की जगह 0.8 आ जाएगा। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास अल्टीमेटली जो भी चीज़ बनती है, समथिंग लाइक दिस वुड कम आउट टू बी 1/34 प्लस 30y स्क्वायर, ये 30y स्क्वायर है। सो दिस विल बी योर मार्जिनल पीडीएफ, सॉरी जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी f ऑफ y गिवन x, रैंडम वेरिएबल x, y गिवन 0.8। सो ये आपके पास जो है वो बन जाती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द मार्जिनल पीडीएफ, और इस तरीके से आप इसको फिर सब्सिक्वेंटली आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रॉबिलिटी। ये आपके पास एक पीडीएफ आ गई है, अब इस पीडीएफ को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस एज पर योर स्कोप ऑफ योर प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो वैसे सिंगल वेरिएबल का पढ़ा था, उसमें ये था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वाज इक्वल टू लेट्स से x डॉट p ऑफ x, इस तरह करके था, और या फिर x f ऑफ x dx, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरह का। सो अब जॉइंट पीडीएफ के केस में आपके पास ज़ाहिर बात है आप किसी न किसी जॉइंट पीडीएफ आप उसी वक्त यूज़ करोगे जब आप कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स, दोनों रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सो दोनों रैंडम वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं उससे आप उसकी जो है आप उससे उसके वो निकालना चाहोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहोगे। सो हमने उसमें भी देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल वाज इक्वल टू, हमने ये चीज़ देखी थी कि h ऑफ x और p ऑफ x। सो इसमें बजाय इसके कि हम h ऑफ x की अलहदा से डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, सो ये डेरिवेशन इसको जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी जस्ट नीड टू प्लग इन h of x and multiply it with p of x and sum over all the values of x, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो आ जाते हैं। सो इसी चीज़ को आगे यूज़ करते हुए अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ
टू रैंडम वेरिएबल्स अगर निकालना है, या हमने सिंगल का देखा था, टू रैंडम वेरिएबल्स निकालना है, तो इट्स द सेम, उसी की एक्सटेंशन है कि आप सिंपली यू आर नाउ गोइंग टू सम ओवर बोथ एक्स एंड वाई और एच ऑफ एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई के हिसाब से इसको वेटेड एवरेज जो है आप यहाँ पे ले लें और सम अप करें, तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आपके पास आ जाता है. सो दिस इज़ हाउ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू पीएमएफ के केस में और इंटीग्रेट करेंगे पीडीएफ के केस में. सो इट्स द सेम एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल रैंडम वेरिएबल का जो था, जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना होता है. हमने वहाँ पे वेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखा था. सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में वेरिएंस मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू है और वेरिएंस थी वहाँ पे यूज़ हुई. यहाँ पे कोवेरिएंस जो है वो यूज़ होती है. कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस बेसिकली ये बताती है कि किस तरीके से दो रैंडम वेरिएबल जो है ना, उनका आपस का रिलेशनशिप क्या है, हाउ स्ट्रांगली टू रैंडम वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि आपस में कोई इनका आपस में रिलेशनशिप है व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. अगर वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप हो सकता है. एक और चीज़ ये है कि इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. जनरली इंडिपेंडेंस डज नॉट एग्जैक्टली मीन कि वो आपस में कोई रिलेटेड नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट के ऊपर अगर आप ये चीज़ सर्च करें कि द कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस तरह करके कुछ चीज़ें सर्च करें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि एक दफ़ा एक चीज़ थी, देयर इज़ अ वेरी हाई कोरिलेशन between the index of London Stock Exchange and the rabbit population in Australia. ठीक है कि अगर आप एक साइड पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 16th और 17th सेंचुरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेट्स अज्यूम कि ये 16th सेंचुरी है. 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी लेट्स से, उसमें अगर आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स वैल्यू और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जो है 17th सेंचुरी ऑनवर्ड रैबिट्स की पॉपुलेशन जो है वो आपस में करें तो वो बड़े आपस में हाईली कोरिलेटेड है, जिनका आपस में एक्चुअली ताल्लुक नहीं. सो बेसिकली इसका मतलब ये मैं बताने का मतलब ये था कि इंडिपेंडेंस जो है वो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है तो वो कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है. लेकिन अगर दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे तो वो इंडिपेंडेंट ही होंगे. सो ये बेसिकली कोवेरिएंस जो है आपको ये शो करती है कि दो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आपस में कितना रिलेटेड हैं, कितने ज़्यादा, व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. सो कोवेरिएंस जो है वो उसका फार्मूला जो है वो ये है कि आप मल्टीप्लाई करते. सो कोवेरिएंस इज एक्चुअली बाय डेफिनेशन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, विच इज़ बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये म्यू ऑफ एक्स जो है, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स and this is expected value of y. So covariance of xy is expected value of x minus expected value of x, any mean of x, times expected value, y minus expected value of y. Alright, so ये बेसिकली ये सारी डेविएशंस हैं फ्रॉम मीन. फॉर एग्जांपल ये x हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एंड और हो सकता है ये आपके पास म्यू ऑफ x हो,
एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, उनकी डिफरेंस जो है ना सारों का, कि मीन से वो कितना कितना जो है ना वो दूर है, ये आप यहाँ पे उसके डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये सारी डेविएशंस x के अंदर कितनी है और y के अंदर कितनी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ आप ये फाइंड आउट करते हैं। और कोवेरियंस को यही चीज़ जो है अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, बाय डेफिनेशन तो यही चीज़ है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी को आप एक्सपेंड करें तो x माइनस म्यू ऑफ x, y माइनस म्यू ऑफ y टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई। बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर हमने पिछले उसमें देखा था कि यू मल्टीप्लाई इट, जब आपने ये यहाँ पे ये बेसिकली ये देखें, ये बेसिकली ये चीज़ थी कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू मल्टीप्लाई विद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी हियर एंड सम ओवर ऑल द एक्सेस एंड वाइज, तो यू गेट द कोवेरियंस। एंड सेम वे इसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस के अंदर, so this would be एक problem है, this would be here, this would not be here. So x minus mu of x, y minus mu of y, f of x y dx dy y है, उसको ओवरऑल आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका सिंपल फार्मूला जो है वो ये है कि आप इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये दिस इज़ द सिंपल फार्मूला, expected value of x times y, random variable x times random variable y minus mu x mu y। आपको डेविएशंस कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, आप सिंपली आप mu x और mu y कैलकुलेट कर लें, सिंपल रैंडम वेरिएबल्स के अपने अपने इंडिविजुअल, और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टाइम्स y आप कैलकुलेट करें। तो x टाइम्स y जो है यहाँ पे हिसाब से अगर आप देखें x टाइम्स y अगर आपने कैलकुलेट करनी है, सो दिस वुड बी सिंपली, अगर आप मैं रैंडम उसके केस में ले लूँ, सो इट वुड बी x टाइम्स y, कंटिन्यूस के केस में f ऑफ x y, and so this is how you're going to calculate this thing. Alright, so एक और चीज़ जो समझने की है वो क्या होगी कि कोवेरियंस ऑफ x एंड x अगर दोनों को देखें तो यानी कि y की जगह आप उसी को सिंपली दो दफ़ा अगर आप कोवेरियंस को x विद x ले लें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस म्यू x होल स्क्वायर बनता है, विच इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस। सो कोवेरियंस ऑफ द सेम वेरिएबल टेकन ट्वाइस is simply the variance of that random variable. So इसमें कोई वो फ़र्क जो है वो नहीं है। इसके नीचे हमारे पास जो है वो सिंपल जो है एक चीज़ यहाँ पे रह गई, dx dy। सो एक जो ये ग्राफ जो है वो ये शो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही हाईली पॉजिटिव कोवेरियंस हो तो इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से ये x है और ये y है, सो x और y जो है उनकी वैल्यूज़ जो हैं एज द x इज़ इंक्रीजिंग सो डज द y इज़ इंक्रीजिंग। जितना x जिस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है उसी तरीके से y भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपस में इनकी पॉजिटिव वे कोवेरियंस है। नेगेटिव कोवेरियंस अगर आपके पास आती है, इससे अगर नेगेटिव नंबर और एक हाई नंबर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एज द x इज़ इंक्रीजिंग द y इज़ डिक्रीजिंग, सो दिस इज़ नेगेटिव कोवेरियंस, नेगेटिव के साइन से आएगी। और कोवेरियंस अगर बहुत कम आ रही है तो फिर उसका मतलब ये है कि ये जो है आपके पास आपस में इनका आपस में कोई रैंडम मैकेनिज़्म है, कोई आपस में रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं है। ये नीचे ये जो चीज़ है ये बेसिकली कोरिलेशन से रिलेटेड है, कोवेरियंस में मैंने लिख दी हुई है। कोरिलेशन क्या चीज़ है? कोरिलेशन ये है, कोवेरियंस का एक प्रॉब्लम ये होता है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द कोवेरियंस। कोवेरियंस में जो नंबर्स हैं जो नंबर है कोवेरियंस के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ वेरी हाई नंबर, लेट्स से
और 130,000 इस तरह करके कोई नंबर आपके पास आ जाता है, या 132 इस तरह करके नंबर आए। सो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि आपके पास ये 132 जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है, या ये ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद 130,000 प्लस 130,000 अगर आ रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये इट कैन बी सिंपल चेंज ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास लेट्स से मिलीमीटर्स में है और इसको मैं अगर यहाँ पे किलोमीटर्स में कर दूँ तो शायद हो सकता है कि इनका फ़र्क जो है ना वो इस तरह से आ जाए। सो जस्ट बाय चेंज ऑफ यूनिट्स जो है आपके पास कोवेरियंस जो है वो बड़ी से छोटी होती रही है। हालांकि कोवेरियंस का फ़र्क नहीं पड़ा, कोवेरियंस ऐसे ही होगी, लेट्स से इसी तरह से आपके पास एक रिलेशनशिप आ रहा होगा, लेकिन जस्ट बाय मेयर चेंज ऑफ यूनिट्स जो है ना आपके पास जो है ना आपकी कोवेरियंस जो है ना वो कम हो जाएगी। सो यूनिट्स के चेंज होने का एक बड़ा इम्पैक्ट है कोवेरियंस के ऊपर। सो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो है। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें आप सिंपली कोवेरियंस को डिवाइड कर देते हैं बाय दिस 10 डेविएशंस, राइट। सो ये हमारे पास ये 10 डेविएशंस है। सो इसको रो से डिनोट करते हैं। सो कोवेरियंस जो भी आपके पास निकलती है उसको आप इंडिविजुअल जो रैंडम वेरिएबल है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास अब ये नॉर्मलाइज हो जाती है आपकी बिटवीन -1 एंड 1। अब इसकी वैल्यू अब करेगी। सो -1 ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और जो 1 है +1 जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। सो ये +1 या हाई -1 का मतलब है दे आर वेरी हाईली कोरिलेटेड। सो दे आर द रिलेशनशिप लाइक दिस और लाइक दिस। लेकिन अगर आपके पास 0 है, 0, तो 0 का मतलब ये है कि दे आर नॉट कोरिलेटेड, देयर इज़ नो रिलेशनशिप। So if rho is 0 then the two variables are uncorrelated। ये सिंपल मतलब है। और ये जो चीज़ है ये रो के बारे में ये जो टैग है यहाँ पर लगा हुआ था ये इट्स रिलेटेड टू कोरिलेशन नॉट कोवेरियंस। सो कोवेरियंस इज़ कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग अगर रो की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इट्स ग्रेटर देन 0.8 तो जनरली इट्स कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको मॉडरेट करेंगे इफ़ इट इज़ बिटवीन 0.5 एंड 0.8 एंड इज़ वीक इफ़ इट इज़ लेस देन the absolute value of correlation is less than 0.5. So this is all about correlation, covariance। correlation और covariance जो है ये important concepts हैं और important है। generally आप देखेंगे R के अंदर pair plot use होता है, pair plot। so pair plot पेयर प्लॉट क्या होता है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, लेट्स से आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं A, B, C और D। ये लेट्स से ये हाइट है, ये वेट है, ये एज है और अच्छा ये भी समथिंग। सो इसमें आप A, B, C और D के अगेंस्ट आप इसको करते हैं। सो अब A और B की या B की आपस की कोरिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ये मिरर इमेज होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और A और C की आपस का जो स्कैटर प्लॉट है वो कैसे बनता है, A और D का आपस का स्कैटर प्लॉट जो है वो कैसे बनता है। सो ये आपको बेसिकली बताता है। यहाँ पे आपको जिस तरीके का स्कैटर प्लॉट बन रहा होता है A और B का आपस का, A और C का के लेट्स से वो बिल्कुल रैंडम है और A और D का लेट्स से इस तरह का। तो ये पेयर प्लॉट जो है आपको ये छोटे छोटे से स्कैटर प्लॉट दिखा देता है जिससे आपको उनकी आपस की कोरिलेशन का एक आइडिया जो है वो हो जाता है। अदरवाइज CORR जो है ये वो फंक्शन है R के अंदर जो आप यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन, एंड COV है फॉर कोवेरियंस। आप इसका सिंटैक्स जो है वो R में चेक कर सकते हैं। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू फाइंड while analyzing your data. So this is all। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारे पास जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो बेसिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।